देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ईथर। ईथर तो ईथर के विषय में समझ लें। ईथर क्या है? एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है। इस द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से दो समान या असमान एल्किल अथवा एरिल समूह के जुड़ने से ईथर बनता है। यानी कि क्या हो गया? एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से समान या असमान एल्किल या एरिल समूह के जुड़ने से ईथर बनता है। देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन से मैं क्या किया, दो एल्किल समूह जोड़ दिए, ROR। यहाँ से समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ROR भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या हो गया? ऑक्सीजन परमाणु से दो समान या असमान एल्किल या एरिल, एल्किल माने एलिफेटिक, एरिल माने एरोमेटिक, एल्किल या एरिल समूह के जुड़ने से ईथर बनता है। तो यहाँ से जो ईथर बन रहा है वो क्या है? एलिफेटिक का है। ये समान है, ये असमान है। एरोमेटिक का अगर बात करें तो AR लगा देंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। ARO, AR भी हो सकता है और AROR भी हो सकता है। अब यहाँ से क्या है कि ये आवश्यक नहीं है कि दोनों एलिफेटिक ही हो या दोनों एरोमेटिक हो। एक एलिफेटिक हो सकता है, एक एरोमेटिक हो सकता है, दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं, दोनों एलिफेटिक हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ईथर क्या हो गया? एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु था, उससे क्या है कि दो समान या असमान प्रकार के एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्किल समूह एरोमेटिक समूह जोड़ेंगे। एलिफेटिक में जोड़ेंगे तो मेथिल एथिल प्रोपिल जोड़ेंगे और एरोमेटिक में जोड़ेंगे तो फेनिल जोड़ेंगे, C6H5। तो इस प्रकार क्या होगा? ईथर का निर्माण होगा। अच्छा, संरचना की दृष्टि से देखें तो ईथर क्या है कि जल का डेरिवेटिव माना जाएगा। किसका माना जाएगा? जल का डेरिवेटिव माना जाएगा, व्युत्पन्न माना जाएगा। कैसे? H2O को लिख सकते हैं हम HOH। क्लियर? HOH लिख सकते हैं। अब यहां से क्या है कि ये दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाएंगे एल्किल समूह द्वारा। एल्किल समूह द्वारा ये दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ROR। अब ROR है क्या? ईथर। तो ईथर किससे बना? H2O से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑक्सीजन यानी कि जो जल था उसके हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हुए हैं इसके द्वारा, एल्किल द्वारा। तो ईथर का निर्माण हुआ। इसलिए यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं? डाई एल्किल ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड है, बोलो ऑक्साइड तो है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड था, तो ये क्या है? डाई एल्किल ऑक्साइड या फिर डाई एरिल ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। ईथर को डाई एल्किल ऑक्साइड भी कह सकते हैं या फिर डाई एरिल ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है वो स्थापित हुए हैं एल्किल द्वारा। तो ऑक्साइड पहले से था, इसलिए पहले से ऑक्साइड तो बने रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अच्छा देखिए, थोड़ा और समझ लीजिएगा कि जो ईथर है वो दो प्रकार से, ईथर जो है वो दो प्रकार के हैं। एक क्या है कि सममित ईथर होता है, एक होता है असममित ईथर। एक होता है सममित और दूसरा असममित। अच्छा, सममित ईथर और असममित ईथर जो है, इनमें अंतर क्या, कैसे पहचानेंगे? कि हमें पता है कि ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल या दो एरोमेटिक समूह जुड़े हुए हैं। यदि दोनों समूह एक जैसे हैं तो या और इनको थोड़ा और अगर परिवर्तन कर लें, थोड़ा और समझ लें, तो पहले तो इनको दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि समान और असमान, समान ईथर और असमान, या फिर समान और क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में चलें तो दो प्रकार से ईथर हमने लिए, एक सरल ईथर और एक मिश्रित ईथर। एक सरल ईथर और एक मिश्रित ईथर। सरल ईथर का मतलब ये हो गया
कि दोनों ही या तो एलिफेटिक होंगे या दोनों ही एरोमेटिक होंगे। इसमें सरल ईथर में दोनों एलिफेटिक होंगे एल्किल समूह या फिर दोनों एरोमेटिक होंगे, माने या तो ROR होगा या फिर AROAR होगा। या तो दोनों एलिफेटिक होंगे या फिर दोनों एरोमेटिक होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सरल ईथर। और मिश्रित ईथर की बात करेंगे तो एक एलिफेटिक होगा और दूसरा एरोमेटिक होगा, माने AROR कर सकते हैं। क्लियर, ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक, या ROAR कर सकते हैं, ये एलिफेटिक ये एरोमेटिक। तो ये सरल ईथर हो गए और ये मिश्रित ईथर हो गए। क्लियर बात हो गई। ठीक, अब बात करते हैं सममित और असममित ईथर की। सममित और असममित ईथर, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, एक इधर जुड़ना है उधर जुड़ना है, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान एल्किल या एरिल समूह जुड़े हैं, बात समझ लें, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान या असमान, सॉरी, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान एल्किल या एरोमेटिक समूह जुड़े हुए हैं तो सममित ईथर है। जैसे CH3OCH3, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जो एल्किल समूह जोड़े गए हैं वो समान है, CH3 इधर भी है CH3 उधर भी है, तो ये कैसा हो गया, सममित ईथर हो गया। जैसे लिख दिया C2H5OC2H5, ये कैसा हो गया, सममित ईथर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ जो है एल्किल समूह संख्या समान है। इसी में हमने लिख दिया C6H5OC6H5, तो इसमें भी देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो है वो समूह जो है, इसमें एलिफेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक है, C6H5 आ गया, लेकिन है दोनों तरफ एक ही जैसा समान है, इसलिए ये सममित ईथर हो गया। असममित ईथर क्या हो जाएगा, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ असमान एल्किल या एरोमेटिक समूह जुड़े हुए हैं तो ऐसे ईथर जो होते हैं वो असममित ईथर कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3OC2H5, तो उसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, एक तरफ CH3 समूह है, एक तरफ C2H5 समूह है। जब दोनों तरफ अलग अलग है, इसका मतलब क्या हो गया, असममित ईथर हो गया। या इसी को हम लिख लेते C2H5OCH3, बात तो एक ही है, तब भी ये कैसा हो जाएगा, असममित ईथर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है नामनक्लेचर। नामनक्लेचर माने नामकरण। अब नामकरण किसका करना है, ईथर का। देखिए ईथर का नामकरण करना है तो इसके लिए हमें दो चीजें याद रखनी है। यदि हम आयुपेसी की बात ना करें, आयुपेसी की बात ना करें, साधारण नाम की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि पता है कि ROR भी हो सकता है और ROR डैश भी हो सकता है। ROR तब होगा जब सममित ईथर होगा, बराबर होंगे दोनों चाहिए, और ROR डैश माने एक R एल के समूह कुछ दूसरा है और R डैश जो है वो एल के समूह दूसरा है, तो ये क्या होगा, असममित होगा, ऊपर वाला सममित होगा। अच्छा इनके साधारण नाम की बात करेंगे तो जब एक समान है, एक जैसा है, सममित ईथर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इधर भी एल्किल है इधर भी एल्किल है, एक ही जैसा, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, ठीक है। अब क्या है कि अगर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो किस वाले एल्किल समूह को पहले लिखा जाएगा, इसको या फिर इसको, तो उसके लिए हमें पहचानना ये है कि जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, या कह सकते हैं कार्बन परमाणु ना देखें, अल्फाबेट ले लें, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के आधार पर ये देखा जाएगा कि जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेटिकल, उसको हम पहले लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ सपोज किया, जैसे लिखा है CH3OCH3 और एक लिखा है CH3OC2H5, एक लिखा है C2H5OC3H7, ये लिखे तीन नाम,
ठीक है। तो इधर दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर है दो हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाई मेथिल। क्या कहेंगे, डाई। दो है ना एक जैसे, इसलिए डाई, और है क्या, मेथिल। और किसका ये है क्या, ये ईथर है ना, तो डाई मेथिल ईथर। ठीक है, इसके साधारण नाम की बात कर रहे हैं, आईपीएसी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दो अलग अलग, इधर CH3 है, इधर मेथिल है, इधर एथिल है। तो मेथिल एथिल के चक्कर में हम देख रहे हैं कि अल्फाबेटिकल में एथिल पहले आएगा कि मेथिल आएगा। एथिल ई से शुरू होगा तो ई आएगा, तो ई पहले आएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एथिल मेथिल ईथर कहेंगे। एथिल मेथिल ईथर। इधर आ जाओ, इसमें कार्बन दो है, इसमें कार्बन तीन है, अलग अलग है तो अलग अलग है। दो है एथिल होगा, तीन है तो तीन प्रोपिल होगा। ई और पी में पहले ई आता है, इसलिए इसको एथिल कहेंगे। एथिल प्रोपिल ईथर। क्या कहेंगे, एथिल प्रोपिल ईथर। क्लियर हो रही बात। तो ये तो साधारण नाम तो आसानी से निकाल लेंगे। अब बात आती है आईयूपीएसी की। तो आईयूपीएसी जब करेंगे तो आईयूपीएसी के लिए देखिए हमारे पास सिस्टम क्या है निकालने का, उसको भी देखिए। आईयूपीएसी जब नाम निकालेंगे ईथर का, तो ईथर का जो आईयूपीएसी होता है उसके लिए होता है एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। ईथर को एल्कॉक्सी एल्केन कहते हैं, इसका जो अनुलग्न होता है वो ऑक्सी एल्केन करके ही निकालते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि यदि सममित ईथर है, माने दोनों तरफ एल्किल समूहों की संख्या समान है, तभी तो सम्मित होगा। ठीक है, तो सम्मित होगा, तो सम्मित के लिए क्या करना है, जैसे लिखना है CH3OCH3। तो इसका आईयूपीएसी तो सीधा सीधा ये जो एल्क है वो क्या है, ग्रुप है मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो यहाँ पे देखेंगे इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो सीधा एल के स्थान पर मेथ और इधर एल के स्थान पे मेथ, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है। अगर लिखा है CH3OCH3, सॉरी ये तो अभी लिख ही दिया था, इसको थोड़ा चेंज कर लें, CH3OC2H5 ये लिखा है। अब हम देखेंगे ये कि दो एल्किल समूह दिए गए, एक ऑक्सीजन के इधर और एक ऑक्सीजन के उधर। तो जिधर साइड कम कार्बन परमाणु है, जिधर साइड कम कार्बन परमाणु है उसमें क्या करेंगे, एल्कॉक्सी जोड़ा जाएगा। जिधर साइड कम कार्बन परमाणु है उधर साइड एल्कॉक्सी जोड़ा जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं किधर साइड कम है, लेफ्ट हैंड साइड कम है, इधर साइड कम है, तो जिधर साइड कम है उधर ही से क्या करेंगे, ऑक्सीजन के बाद इसके दो पार्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर। तो इधर एल्कॉक्सी उधर एल्केन, तो क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। क्लियर। अच्छा, अगर यहीं पर हमने ये लिखा होता C2H5OCH3, तो क्या करते हैं, तब इसको देख लीजिएगा कि अब ऑक्सीजन परमाणु के इधर साइड और इधर साइड जो एल्किल समूह दिए गए किधर कम है, उधर कम है। तो जिधर कम है उधर रहेगा एल्कॉक्सी, तो इधर कम है इसलिए किस बार इसको ब्रेक कहां से किया जाएगा, इधर से, क्योंकि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो उधर साइड जाएगा जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, तो इधर साइड जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कम वाले को एल्कॉक्सी कहते हैं और ज्यादा वाले को एल्केन कहते हैं। तो इधर भी यही रहेगा, मेथॉक्सी एथेन, इधर भी यही रहेगा, मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि कम जो है वो CH3 है, जो कम है उस पर ऑक्सी जुड़ेगा, तो कम CH3 इसलिए इसको कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। क्लियर। अगर ये लिखा होता C2H5OC2H5, अगर लिखा होता C2H5OC2H5, तो इसका नाम क्या होता, ये आप सभी लोग हमको इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताना हमको कि इसका नाम क्या होगा।
इसका शुरू होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स होता है समावयवता। ईथर जो दिया गया है, ईथर में कौन कौन सी समावयवता होती है, तो ध्यान रखें ईथर में जो समावयवता होती है वो दो प्रकार की समावयवताएं होती है ईथर में। एक तो ईथर में होता है क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और एक होती है मध्यावयवता मतलब मेटामेरिज्म। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की समावयवताएं हैं, उन दो समावयवताओं को समझ लेंगे। एक है तुम्हारी क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, और दूसरी होती है मध्यावयवता, मध्यावयवता। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक समूह समावयवता क्या है, मध्यावयवता क्या है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, ये 11th में पढ़ चुके होंगे। क्रियात्मक समूह उनके क्या होता है कि अणुसूत्र समान होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, और क्या कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ईथर है, ईथर का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2nO, CnH2n+2O, क्या होता है CnH2n+2O। ठीक है, आप देखो कैसे, जैसे लिखा CH3OCH3 ये लिखा है इथर है, तो इसके टोटल इसको अणुसूत्र के रूप में करेंगे तो क्या आ जाएगा C2H6O, ये लिखा है। और जो कार्बन के दो हैं, हाइड्रोजन 3 3 6 है, ऑक्सीजन का C2H6O। अब क्या है कि यदि दो को n मान लिया जाए, दो को n मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 कितने हैं, 2 गुने से 2 ज्यादा है ना, 6 जो है 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो 2n+2 हो गया, 2n+2 और एक ऑक्सीजन CnH2n+2O। अच्छा एक और चेक कर लो, दूसरा कर लो, तो लिखा है CH3OC2H5, इसको चेक करो, टोटल कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 8, और एक ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, 3 दूनी 6 2 8, ये रहा 2n+2O, CnH2n+2O। ये आया है ईथर का अणुसूत्र, जनरल फार्मूला। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल का भी CnH2n+2O, इसका भी जनरल फार्मूला यही होता है। ठीक है, अच्छा अभी बताया गया था पिछले वाले जो टॉपिक बताया गया था कि ईथर एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH, ये बताया गया था। तो ये और ये दोनों बातें एक ही हैं, क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ लगाया गया, तो ये हाइड्रोजन है तो 2n+1, हाइड्रोजन कितने हैं 2n+1, एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया गया तो कितने होगा, हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएगा। यही जब CnH2n+2 हो जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही तो बचेगी, वही तो ये CnH2n+2O। क्लियर। अब देखिए ईथर और एल्कोहल के क्रियात्मक समूह हैं, जो ईथर और एल्कोहल के सूत्र हैं, मतलब जनरल फार्मूला है वो समान है, लेकिन इनके क्या है, जनरल फार्मूला समान तो अणुसूत्र भी समान है। जब अणुसूत्र समान है तो इसका मतलब क्या हो गया, और इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंजमेंट है, इसमें ईथर है और इसमें एल्कोहल है, तो वही तो परिभाषा बताई गई थी, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समावयवता कहलाती है, यही तो यहाँ पे है। इनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, इसमें सिंगल बॉन्ड OH है, इसमें ROR डैश है या ROR है, तो क्रियात्मक समूह भिन्न है, जबकि इनके अणुसूत्र समान है, इसलिए इसमें कौन सा समावयवता है, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्लियर। ठीक है, जब भी आ जाए एल्कोहल या ईथर की बात करिए तो उसमें तुरंत बता दीजिएगा इसमें क्रियात्मक समूह समावयवता तो होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि इनके क्या है क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं और सूत्र बराबर होता है। ठीक, इसके बाद आधी बात मध्यावयवता की। तो मध्यावयवता क्या होता है कि जो एल्किल समूह है उसमें परिवर्तन के कारण होता है। जैसे हमने लिखा C2H5O C3H7, सपोज किया एक ये ईथर लिखा है, ठीक है। अब इसी को, अच्छा इसको हम चाहे ऐसा लिख लें या इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लें, C2H5 को ऐसा करके लिख लें CH3CH2,
क्लियर है ना, CH3 CH2 C3H7 लिख दिया, क्लियर। तो ये क्या है, एथॉक्सी प्रोपेन है, ठीक है, इधर कम है तो इधर कम वाले में ऑक्सी जुड़ेगा, एथॉक्सी प्रोपेन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को देखना, इसमें से CH2 ग्रुप जब भी चेंज होगा तो CH2 ग्रुप चेंज होगा, ध्यान रखना, पूरा सिंगल बार CH2 हटेगा। इधर से CH2 को हटा के हमने इधर जोड़ दिया, इधर से CH2 हटा के इधर जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, CH3O C4H9, CH2 उधर चला गया, C4H9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, दोनों का नाम समझ लेना। इसका नाम क्या है, एथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी ब्यूटेन, तो दोनों ईथर है। इसका मतलब हो गया कि क्रियात्मक समूह एक ही है, लेकिन इनकी क्या है, संरचना भिन्न भिन्न है। इनके जो एल्किल समूह है उनमें परिवर्तन है, इधर एल्किल समूह 2 है और इधर 3 है। इसमें क्या, इधर एल्किल समूह 1 है, उधर एल्किल समूह 4 है। कार्बन परमाणु संख्या इधर 2 है, इधर 3 है, इधर कार्बन परमाणु इधर 1 है, उधर 4 है। तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ, जो इसमें एल्किल समूह दिया गया है उसी में परिवर्तन के कारण ये समानता उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको यहाँ पे मध्यस्थता कहेंगे, क्लियर। तो इस वीडियो में जो ईथर की लगभग नॉर्मल जानकारी थी वो सभी बताई गई। अगले वीडियो से आपको ईथर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल और इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं उसको मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट